प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का नाम सुना होगा आपने। संक्षिप्त में बताइए इसके प्रावधान क्या थे। और दूसरा प्रश्न है कि ये 1991 में ही क्यों पास हुआ, पहले क्यों नहीं पास हुआ। NEP 2020 जो है वो किस तरह से पिछले नीतियों से अलग है। तो भारत और WTO के संबंधों में क्या विवाद है। तो प्रशासन में एक लीडर के रूप में आपकी कैसी महत्वपूर्ण भूमिका आप देखते हैं आप अपने आप को। 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें यूपी के कौन से स्पेसिफिक एरियाज थे जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। मैंगम सर। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाएं। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर मैं अरुण कुमार रामपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में हुई है और मेरा 12th हुआ है वो मेरी तहसील के सरस्वती विद्या मंदिर से हुआ है। मेरी हायर एजुकेशन मतलब UG PG मैंने इतिहास विषय से दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से कंप्लीट किया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मैंने अपना B.Ed कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं अपनी सिविल सर्विस की तैयारी में। अरुण, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आपने MA किया है, B.Ed भी किया है आपने, तो शिक्षा के क्षेत्र में जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। सर सिविल सर्विस के प्रति मेरा रुझान थोड़ा ज़्यादा था। मेरा एटीट्यूड वैसा था कि मैं सिविल सेवाओं में जाऊं और कम उम्र में लीडरशिप पोजीशन और समाज सेवा और उसके साथ ही एक सेटिस्फाइड जॉब। अच्छा, अरुण ये बताएं, आपने कहा कि आपने इतिहास में BA किया है और MA भी किया है। यस सर। हिंदू कॉलेज से किया जी है सर। आपने। MA में आपका किस ये में स्पेशलाइजेशन था इतिहास में? मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया में स्पेशलाइजेशन था आपको, तो मॉडर्न इंडिया का अध्ययन तो आपने बहुत अच्छे ढंग से किया होगा। हाँ सर किया। ये बताइए कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का नाम सुना होगा आपने। यस सर। संक्षिप्त में बताइए इसके प्रावधान क्या थे। और दूसरा प्रश्न है कि ये 1991 में ही क्यों पास हुआ, पहले क्यों नहीं पास हुआ। सर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लाया गया था और इसमें ये प्रावधान था, मुख्य प्रावधान की जो अयोध्या जो राम जन्मभूमि वाला विवाद था उसको छोड़ के बाकी जितने भी सारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन पे अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सारे क्लोज कर दिए जाएंगे और उन पे कोई सुनवाई नहीं होगी। और ये 1947 के बाद जितने भी मतलब मामले आए हैं या उससे जो पहले जो रिलीजियस स्टेटस है वही रहेगा। ठीक है, ये राम जन्मभूमि को क्यों इससे अलग रखा गया एक्ट से? सर उस समय तक जब ये एक्ट लाया गया था तो वो शायद जुडिशियल पेंडिंग में था वो राम जन्मभूमि वाला विवाद। इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपको कुछ ज़्यादा जानकारी होगी। जी सर। 1991 में ही क्यों आया, दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग, 1991 में ही क्यों आया, 1970 में क्यों नहीं आया, 1960 में क्यों नहीं आया? सॉरी सर इस बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप अखबार पढ़ते होंगे। यस सर। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके यस सर। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन साहब ने कहा है कि जो भी इसके स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर देगा उसे $1 मिलियन हम अवार्ड देंगे। यस सर। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? सर क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब काफ़ी रिच थी समकालीन सभ्यताओं में, लेकिन हमें उसकी संपूर्ण जानकारी या कुछ मतलब उसके और पहलू हैं उनको सिर्फ इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि उसकी लैंग्वेज को डिसाइफर नहीं किया जा चुका है। तो इससे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्यों इतने उत्सुक होंगे इसको अवार्ड देने के लिए? सर क्योंकि तमिलनाडु तो साउथ में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको इधर हुआ है, दोनों कोई कोरिलेशन क्या हो सकता है? सर तमिलनाडु में कुछ साइट्स हैं जहाँ जैसे किलांडी करके एक साइट है तो वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स मिले हैं वो लगभग वैसे ही हैं जैसे हड़प्पा की सील्स वगैरह थी। तो तमिलनाडु जो समाज है वो अपने आप को महा द्रविड़ समाज मानता है, तो एक मूल निवासी वाला कंसेप्ट वो अपने आप को लिंक करने का प्रयास करते क्या हैं। कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे क्या द्रविडियन थे, ये प्रूव करना चाह रहे हैं? शायद सर ये उनका एक हो सकता है कि अगर लैंग्वेज को हम डिसाइफर कर लें तो उनके साथ अपना कल्चरल लिंक स्थापित कर पाएं। कि उस टाइम में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, उनके स्क्रिप्ट डिसाइफर हुए हैं? हाँ जी सर। उनके स्क्रिप्ट डिसाइफर हुए हैं। इसमें क्या समस्या आ रही है डिसाइफर करने में? सर क्योंकि हड़प्पा जो लिपि है वो एक तो पिक्टोग्राफिकल है मतलब चित्रात्मक है,
दूसरा वो बुस्ट्रोफेडन एक है उनका लिखने का तरीका, पहले लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फिर जहाँ लाइन अंत होती है वहाँ से राइट टू लेफ्ट, फिर प्रोसेस उनका लिखने का शुरू हो जाता है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। अरुण, यस मैम। अरुण आपने बीएड किया हुआ यस मैम। है ना? कहाँ से किया है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय चौधरी मेरठ। चरण सिंह यूनिवर्सिटी। कौन थे चौधरी चरण सिंह? चौधरी चरण सिंह मैम एक जाने माने किसान नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है। तो आपने बीएड में किस चीज़ की पढ़ाई की? कौन सा आपका कोड सब्जेक्ट हुआ करता था? मैम पेडागोजी और एसएसटी करके विषय होते हैं, और इन्वायरमेंट था, और इंक्लूसिव लर्निंग, ये सारे सब्जेक्ट ठीक थे। है। पेडागोजी से क्या समझते हैं आप? पेडागोजी मैम एक मेथड होता है जहाँ मतलब किन किन स्किल, टीचिंग स्किल्स का यूज करके छात्रों को मतलब शिक्षा दी जाती है। तो क्या ये एक स्किल है? यस मैम। तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, या शिक्षक बनने के लिए हमारे अंदर ही कुछ ऐसे गुण उपलब्ध होते हैं जो कि हमें ये निर्धारित करते हैं कि हम एक शिक्षक हैं? मैम शिक्षा चूँकि एक महत्वपूर्ण पेशा भी है और एक आर्ट्स भी है, ताकि टीचर अपने छात्रों को उतना संतुष्ट कर पाए, और ये स्किल ज़्यादा है, और एक प्रकार का एटीट्यूड भी है जिसमें टीचर अपने ज्ञान का सरल भाषा में या सरल तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझा के अपने छात्र तक पहुंचा पाए। ठीक है अरुण। अरुण ये बताइए कि हम देखते हैं अभी हाल ही में आई NEP 2020, इसमें है ना? क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है NEP का? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? यस मैम। श्योर हैं आप? या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? हाँ सॉरी मैम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा। और एक पॉलिसी आई थी 1986 में, यस मैम। उसे क्या बोलते थे? सॉरी मैम, पता आई थी पॉलिसी या नहीं आई थी? आई थी मैम, आई कस्तूरी थी। रंगन कमेटी की सिफारिशों पे एक। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि NEP 2020 जो है वो किस तरह से पिछले नीतियों से अलग है? मैम इसमें जो पहला फीचर है वो है, हम इसमें टीचर ट्रेनिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा है हम मतलब अर्ली चाइल्ड एज में स्टूडेंट की फंडामेंटल न्यूमरेसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरा है कि जो रिजिड क्लासिफिकेशन होता था हमारे यहाँ पे विषयों का, तो उसमें कौन सी नई क्लासिफिकेशन की बात करता है NEP 2020? मैम मैथ के साथ हम हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, सोशोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से। अच्छा। पहले ये होता था कि मैथ के साथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला ही पढ़ना था। बेसिक स्ट्रक्चर की कुछ इन्होंने चेंजेस लाए हैं। Yes, स्कूली जो व्यवस्था है, जो स्ट्रक्चर है ढांचे में, वो क्या है? सॉरी मैम, 5+3+3+4 नहीं सुना आपने? ये तो सुना है। सुना है, ठीक है। आपको आपकी रुचियों पे बात करते हैं। आपको लोकल डिशेस बनाने बहुत पसंद है, इसमें क्या बनाते हैं? मैम जो क्षेत्रीय स्तर पे जो मतलब उत्तर प्रदेश में जो स्पेशल जो खाना पकाया जाता है, खिचड़ी या राजमा चावल, कढ़ी चावल, पराठा, वो मुझे पसंद है बनाना। अच्छा। क्या हम लोकल डिश को प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं? यस मैम। किस तरह से? सॉरी। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, यस। है ना? तो कुकिंग पे तो एक पूरा लंबा चौड़ा एक इतिहास ही है, उस पर कुछ प्रकाश नहीं डाल सकते हैं अपने कुकिंग इंटरेस्ट को लेके? मैम चूँकि मैंने इतिहास का वैसा एकेडमिक अध्ययन किया, तो खाद्य विषयों पे मुझे बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं यार, ठीक है, थैंक यू। अरुण, यस सर। हाल ही में मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि किसी देश ने भारत को ये दिया हुआ दर्जा वापस ले लिया था। किस देश ने ऐसा किया है, और मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे मिलने से क्या फ़ायदा होता है? सर मुझे जहाँ तक याद है तो ये शायद स्विट्जरलैंड ने किया है। ठीक बता रहे हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का ये WTO का कंसेप्ट है कि आप किसी राष्ट्र को अगर कुछ रियायतें देते हैं तो आपको वो सारी रियायतें उन सभी जो WTO के सदस्य राष्ट्र हैं उन सबको देनी होगी। तो फिर तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल ही हो गया। इसके लिए अलग से आइडेंटिफाई करने की क्या ज़रूरत है? ताकि सर व्यापार में कम्पिटिटिवनेस बना रहे, और इतना ही मुझे पता अच्छा, है। ठीक है। जब हम WTO जैसी संस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है WTO, बट ऐसे में कुछ विवाद भी चलते रहते हैं। तो भारत और WTO के संबंधों में क्या विवाद है? सर पहला विवाद जो हमारे मतलब किसानों की बहुत लंबी मांग रही है कि WTO से जो MSP वाला कंसेप्ट है वो भारत सरकार वापस ले, और डेयरी किसान हैं वो भी अपनी मांग उठाते क्या हैं। है WTO और MSP के बीच में संबंध? सर WTO जैसा कि वो मतलब सब्सिडीज़ को बॉक्स में क्लासिफिकेशन करता है। किन किन बॉक्स में?
ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एक एम्बर याद बॉक्स, नहीं आ रहा सर, एम्बर बॉक्स है तीसरा। एम्बर बॉक्स। ठीक है, तो एमएसपी को लेकर क्या मसला है? एमएसपी सर भारत सरकार अपने किसानों को देती है कि मतलब सब्सिडी के तौर पे, तो जो विकसित राष्ट्र हैं वो WTO पे दबाव बनाते हैं कि एमएसपी को ब्लू बॉक्स में काउंट किया जाए। अच्छा, यस सर। बट ब्लू बॉक्स में तो कोई लिमिट नहीं होती, एम्बर बॉक्स में लिमिट है, ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी दी जा सकती है। यस सर। अच्छा, एमएसपी को लेकर देश के अंदर भी कुछ उथल पुथल चल रही है, किसानों की कुछ मांग है, सरकार उन मांगों को मान नहीं रही है, क्या मामला है पूरा? सर एमएसपी मतलब लीगल गारंटी के तौर पे किसान बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं, और सरकार ने उससे संबंधित एक कमेटी भी गठित की थी, और शायद उस कमेटी ने भी अपनी मतलब सुझाव दिए हैं कि उसको लीगली बाइंडिंग कर दिया जाना चाहिए। एमएसपी को लीगली बाइंडिंग कर देना चाहिए। हाँ आप सर। एक प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट हैं, पॉलिसी मेकिंग के नज़रिए से देखिए कि क्या क्या खामियां हो सकती हैं अगर एमएसपी को लीगली बाइंडिंग किया जाता है तो। खामियों पे सर मुझे पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि हमारे मतलब बजट पे एक अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि एमएसपी पे हम ये गारंटी दे रहे हैं कि उससे मिनिमम प्राइस पे खरीदारी नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार उसमें बाध्य नहीं है कि सारा प्रोडक्शन सरकार ही खरीदेगी। अच्छा, तो आप ये सुझाव दे रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो भी किसानों से अनाज खरीदें सरकार के अतिरिक्त। यस सर। ठीक है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? सर भारत सरकार का जो मतलब विदेशों से आयात निर्यात में जो व्यापार करने के लिए जो रिजर्व रखे जाते हैं वो फॉरेक्स रिजर्व हैं, जिसमें 5 करेंसीज और गोल्ड वगैरह। और ये एसडीआर भी होता है? हाँ, क्या होता है IMF का। एसडीआर? सर इसको IMF का मतलब क्या फुल फॉर्म है एसडीआर का? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स करके ठीक है। बता रहे हैं। वर्तमान में अनुमान लगा पाएंगे भारत का एफएक्सआर कितना होगा? सर रिसेंटली न्यूज आई थी तो उसमें शायद 664.8 करोड़ मिलियन ऐसे करके कुछ था। क्या है, करोड़ है, मिलियन है, बिलियन है? सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं पता। रुपए में है, डॉलर में है, पाउंड में है? डॉलर में है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के बाद आए थे, ठीक है, क्या शॉर्टकमिंग्स रही हैं इन रिफॉर्म्स की अगर हम भारत के नज़रिए से देखें? अच्छा तो बहुत कुछ हुआ है सर, हम बढ़ती ग्रोथ के साथ हम शायद इनइक्वालिटी को उतना अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाए। दूसरा, हमने सर्विस सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया, तो ग्रोथ के साथ मतलब हम उतनी जॉब क्रिएट भी नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। ठीक है, शुक्रिया। अरुण, यस सर। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद। यस सर। आप रामपुर से आते हैं उत्तर प्रदेश के, यस सर। तो क्या वहाँ पर वही उत्पादन होता है जो मैं सोच पा रहा हूँ, या उसके अलावा भी कुछ होता है? सर एक उत्पाद एक डिस्ट्रिक्ट के तहत तो रामपुर में चाकू को प्रमोट किया जा रहा है, और बाकी अन्य भी उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे जरी जरदोजी वगैरह और बुनाई वाले कपड़े, ये सब। अच्छा, अभी वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी कमेटी अभी बैठक हुई थी और पिछले दिनों ही हुई थी। विरोध किस बात का है? आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? मैं सर उसके विपक्ष में हूँ। आप नहीं चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक निर्वाचन की कारण बता दीजिए, 2-3 कारण सर ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो मतलब लोकतंत्र जब लाया था तो उन्होंने मतलब डेमोक्रेसी को इस तौर पे देखा था कि चुनावी जो प्रक्रिया वो राजनीतिक जवाबदेही की है। तो मुझे लगता है वन नेशन वन चुनाव होने से हमारे राजनेता चूँकि उस स्तर की राजनीति नहीं करते हैं तो जवाबदेहीता के साथ समझौता होगा। अगर हम चुनाव करवाते हैं बार बार तो उन्हें बार बार जनता के सामने अपने उद्देश्य और अपने वादों को लेके जाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसको लागू ही कर दिया गया, जी ठीक है, तो फायदे क्या क्या हैं? फायदे सर, विकास कार्यों में तेजी आएगी और जो आर्थिक खर्च है वो थोड़ा कम होगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, तब तो लागू हो जाना चाहिए। लेकिन सर मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता के प्रति राजनेताओं की जवाबदेही और जो डीपीएसपी वाले जो संवैधानिक प्रावधान है उन पे कार्य किया जाना। तो पिछले 57 में और 67 तक जो हुआ तो नहीं होना चाहिए था, बंद नहीं करना चाहिए था, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। पूर्व में भी तो लागू हो चुका है, तब लोकतंत्र की दिक्कत नहीं थी। तब सर हमारा लोकतंत्र उन नेताओं के हाथ में था जो तुरंत मतलब राष्ट्रीय आंदोलन से निकल के आ रहे थे, तो उनकी एक स्पिरिट थी कि राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा जिस भी तरीके से हो सके अपना योगदान दें।
चलिए, आप लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं कि आप अभी सर से बात हो रही थी तो आपने कहा कि आप लीडर हैं और इसलिए प्रशासन में आना चाहते हैं। तो प्रशासन में एक लीडर के रूप में आपकी कैसी महती भूमिका आप देखते हैं आप अपने आप को? सर, एक लीडर जो होता है वो अपने टीम के साथ किसी भी कार्य को उनकी फीडबैक के तौर पे जनता के साथ अपने कनेक्ट करके मतलब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम होता है। बेहतर रहा होता आप राजनेता बने होते। प्रशासक की क्या आवश्यकता है इसमें? सॉरी सर, वो भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन मुझे प्रशासन में जाना है। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा? आज का नहीं पता सर। कल का पढ़ा था? कोई 5 महत्वपूर्ण समाचार बता दीजिए। सर, पहला जो न्यूज़ था वो ये था कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद रिक्त हैं, तो उस पे लेके मतलब उसको पद को फिल करने का एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आगे और सर एक ये था कि बीसी जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ के बीसी होते हैं उनके चयन में थोड़ा बदलाव लाया गया है यूजीसी की तरफ से। एक मेरा अंतिम प्रश्न है, ऐसा मानते हैं कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, आप सहमत हैं? नो सर। हेलो हेलो अरुण, मैम। 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें यूपी के कौन से स्पेसिफिक एरियाज थे जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था? मैम, मेरठ का, जहाँ से ये आंदोलन मतलब राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और अवध बेगम हजरत महल का क्षेत्र, और बरेली का क्षेत्र, कानपुर का तात्या टोपे वाला क्षेत्र, इलाहाबाद का क्षेत्र लियाकत अली के अंतर्गत, तो इन सारे और झांसी, इन सारे क्षेत्रों में मतलब ज़्यादा प्रभाव देखा गया था आंदोलन का। इंडियन नेशनल मूवमेंट में यूपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम बताइए। मैम, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और किसान आंदोलन में जो सहयोगी थे यागनंदन मिश्रा करके, और अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो सॉरी। इन प्रोमिनेंट लीडर्स के जिनका आपने नाम लिया है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आप बता सकते हैं? जैसे मोतीलाल नेहरू आपने नाम लिया, जवाहरलाल नेहरू आपने नाम लिया, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। मैम, मोतीलाल नेहरू जब साइमन कमीशन के बाद वो अपना एक लेके आए थे नेहरू रिपोर्ट करके, जो 1928 में लाया गया था, तो उसका प्रभाव हमारे मौलिक अधिकारों पर भी देखने को मिलता है, मतलब बाद के समय तक। जवाहरलाल नेहरू का तो सक्रिय योगदान रहा है, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता जैसे संकल्प पारित करवाए उन्होंने। यूपी के यूनेस्को हेरिटेज साइट्स बताइए। ताजमहल, और कुशीनगर, और फतेहपुर का किला, आगरा का किला। आपके पास ऐसे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिनसे हम टूरिज्म बूस्ट कर सकते हैं यूपी में? सॉरी मैम। टूरिज्म को हमें बूस्ट करना है यूपी में, हम किस तरह से, आपके पास ऐसे कौन से सजेशंस हैं जो उपयोग में आ सकते हैं इसमें? मैम, उत्तर प्रदेश मतलब अपनी हेरिटेज और मतलब स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ज़्यादा जाना जाता है, तो स्पिरिचुअल के जैसे महाकुंभ हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा हम भारत सरकार और यूपी सरकार भी प्रमोट कर रही है। विलेज टूरिज्म के सेक्टर में हम काम कर सकते हैं वहाँ, और आयुर्वेदिक जो वेलनेस टूरिज्म है उसके सेक्टर में भी यूपी में काफ़ी स्कोप है। और कई डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसी रिसर्च साइट हैं जहाँ पे अभी मतलब काम नहीं किया गया। जैसे रामपुर की ही बात करूँ तो रामपुर का किला, गांधी समाधि और रजा लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। तो अभी आपने अपने आंसर्स में एक जगह मेंशन किया था कि हिस्ट्री या इतिहास अपने आप को रिपीट नहीं करता, दोहराता नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं मैम, इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास काफ़ी सीख देता है। वो भविष्य और वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद है, मतलब अनंतर संवाद है। लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है उस रूप में, जैसे रूप में मतलब एक जनमानस समझता है, बल्कि एक वो चक्रीय परिक्रम है। ठीक है, थैंक यू। आपने इतिहास में टॉल्स्टॉय फार्म का नाम सुना है? सॉरी सर, किसका? टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म, यस सर। क्या था टॉल्स्टॉय फार्म? टॉल्स्टॉय फार्म सर, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में मतलब भारतीयों के जो अधिकारों के लिए जब वहाँ वो संघर्ष कर रहे थे, तो उसी के क्रम में वहाँ उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। किस प्रिंसिपल्स पे किया था स्थापना? सत्याग्रह। सत्याग्रह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आइए, बैठिए अरुण। कब है आपका इंटरव्यू? सर 13 फरवरी। 13 फरवरी को। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर ये 4th अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू है आपका। कैसा रहा आज का आपका अनुभव?
बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और पहला मॉक था तो हड़बड़ाहट भी हो रही थी थोड़ा। देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप में कुछ है तभी तो आप यहाँ आए हैं, ठीक है ना। आपने मेहनत की है, आपने पीटी निकाला, आपने मेंस निकाला, अपनी क्षमता पे निकाला है, ठीक है ना। तो अब ये स्टेज है, यहाँ पर आपके ज्ञान से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं कि नहीं, बातों को संतुलित उत्तर देते हैं कि नहीं बातों का, और जनरल एक इंटेलिजेंस जो होता है, एक अवेयरनेस है कि नहीं आपको, और किस तरह से आपका कम्युनिकेशन स्किल है। अब विभिन्न बातों पर आपके क्या व्यूज़ हैं, ये देखने के लिए कि ईमानदारी से सबों का उत्तर दे रहा है कि नहीं। तो आज जो प्रश्न हम लोगों ने पूछे, उस प्रश्न में आपने इतिहास से हिंदू कॉलेज का एक स्थान है भारत में, है कि नहीं। आपने हिंदू कॉलेज से आपने स्नातक किया है, फिर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पीजी भी किया हुआ है, तो अब वेल क्वालिफाइड, वेल वर्स्ड आदमी है, ठीक है ना। बीएड भी किया हुआ है। 2 क्षेत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ न कुछ प्रश्न इतिहास पर होंगे ही। क्या प्रश्न होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, यस सर। समझ रहे हैं ना। तो प्रश्न का जो भी प्रश्न पूछा जाए, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए सोच लीजिए कि हमें बोलना क्या है, ठीक है ना। अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक दिमाग के अंदर स्थिर कर लीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए, ताकि जो आप बोलिए उसमें आप अपनी बोली में खुद न फंस जाइए। आज कई बार ऐसा हुआ कि अपनी बातों में आप खुद फंस गए हैं, यस सर। आपने भी अनुभव किया होगा कि अपनी बातों में आप खुद फंस गए। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इतिहास में आजकल जो चल रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, आपको एक तो हिस्टोरियोग्राफी को लेके है, हिस्ट्री राइटिंग को लेके है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, उसका आपको मोटा मोटी ज्ञान होना चाहिए। किस थॉट का, लाइक अगर आपको हम कहें कि मार्क्सिज्म राइटिंग ऑफ हिस्ट्री जो है, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो उस टाइम आपको ब्लैंक नहीं होना चाहिए, 1-2 चीज़ पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। सब ऑल्टर्न थियरी जो है उसके भी ड्रॉबैक्स हैं, तो क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो हर इतिहास को अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहासकार ने देखा है। आपने इतिहास का कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपने कहा नहीं, डज नॉट, यस सर। ठीक है ना। फिर आपने कहा इवॉल्व होता है, साइक्लिकल है। जैसे ही साइक्लिकल आपने कहा वर्ड, साइक्लिक का क्या मतलब होता है, और रिपीटेशन वाला ही। अपनी बात को आप अपने ही काट रहे हैं। तो ये इस तरह की बातों को अगर कीजिएगा ना, तो आपकी पर्सनैलिटी पर असर पड़ेगा कि वो लड़का या तो समझा नहीं है ठीक से, या इसको समझने नहीं आता है, या बोल नहीं पाता है ठीक से। इससे होगा कि आपके मार्क्स पर असर पड़ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये 20-25 मिनट ही आपको बहुत ध्यान से रहना है, ठीक है ना। नहीं जानते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें ही करें आप। कई एक प्रश्न है, अब आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप सोचिए, खुद जाके देखिएगा आपने क्या कहा है। एक तो पहली बात तो आप जान लो कि भारत सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही है, ठीक है ना। और ये आपको बिल एक स्टेज में निकल भी गया है, सेलेक्ट कमेटी के पास गया हुआ है। अब इसको आप सिरे से एकदम नकार रहे हैं कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल गलत है। ये सिरे से तभी आप नकारिए कोई चीज़ को जबकि आपके पास ठोस तथ्य हो कहने के लिए, लेकिन कोई ठोस तथ्य था नहीं आपसे। जब काउंटर क्वेश्चन कहा गया, किया गया, तो फिर आप उलझ गए उसी में। तो वो ऐसे चीज़ों पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। WTO के बारे में अगर आप MSP की बात करें, इसमें आपने सीधा कह दिया नहीं साहब इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। लीगलाइज अगर करना चाहिए तो आपको सारी बातों को सोच के ये बोलना पड़ेगा कि इसके क्या क्या रेमिफिकेशंस होते हैं, समझ रहे हैं ना। आप फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट होने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपका असंतुलित किसी तरह का ना बयान दीजिएगा ना उसकी व्याख्या कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। आज के इंटरव्यू से यही सबक लेके जाइए कि हम जब भी कहें बैलेंस्ड व्यू दें। हम वो हर इस इशू में था, WTO की बात करें, सब्सिडी की बात करें, हर इशू की में आपको वो था। तो जितना जान रहे हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा अब जानने की आवश्यकता भी नहीं है। कैसे प्रेजेंट करेंगे आप, वो इम्पोर्टेंट है, उसी पर वर्क करना है आपको, और किसी चीज़ पर नहीं। जानकारी का कोई अंत नहीं है, ठीक है। बट जो नहीं जान रहे हैं ईमानदारी से कहिए मुझे नहीं पता। इवन इतिहास का ही प्रश्न हो और आपको लगता हो कि नहीं पता हमें, आप कह दीजिए कि साहब मुझे नहीं जानकारी। ये नहीं कि मैंने इतिहास से MA किया है, मैं तो जवाब देना ही देना है और गलत जवाब दे दिया, ठीक है ना। ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, समझ रहे हैं ना। हो गया सर, ऐसी हो गया। ऐसी दुविधा नहीं होनी चाहिए।
चूँकि आप पढ़े हुए हैं, बीएड किया हुआ है, एनईपी को ठीक से देख लें, इसके डिफरेंट जो प्रावधान हैं उसको आप देख लें, हो सकता है इस पर कोई प्रश्न आए। आप हिंदू कॉलेज के हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है, आज के डेट में कोई कह सकता है क्या ये नाम आपको लगता है कि नाम ये सही नाम है हिंदू कॉलेज और इस्लामिक कॉलेज आज के देश में? उस पर भी तैयारी आपकी होनी चाहिए और बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा हैंड मूवमेंट आपका जो एक्सप्लेन करते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है आपका हैंड मूवमेंट, तो हैंड मूवमेंट पर थोड़ा वर्क कीजिएगा। ठीक। नर्वस बहुत दिख रहे हैं आप, थ्रू आउट नर्वस दिख रहे आप, नर्वसनेस पर काबू पाइए। जब जाइएगा स्माइल चेहरे पे, एक खुशी की भाव होनी चाहिए, एक शरीर में एक ऊर्जा होनी चाहिए। Yes, sir. वो दोनों की कमी आज थी, शायद पहला आपका मौका था, इसकी वजह से आप घबराए होंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना। जो आपने पढ़ा है उस पर परेशान मत होइएगा, अब मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, ये भी पढ़ूँ वो भी पढ़ूँ, कुछ नहीं। जो पढ़ा है आप करंट अफेयर्स को देख लीजिए एक बार, समय है आपके पास, क्या क्या हो रहा है, 8-10 ही इश्यूज़ है जो जिससे कि प्रश्न पूछे जाएंगे। और इतिहास में जो भी अभी हो रहा है अभी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रख लीजिए, और ना जानकारी हो तो ना बोलना सीखिए कि मुझे नहीं आता, स्पष्ट शब्दों में मुझे ज्ञान नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर आपको मार्क्स देगा बनिस्बत कि हाँ बोल के फिर उलझ जाना, ठीक है ना। ये बातों का ध्यान रखिएगा, आप अच्छा कीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सब में आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे थे, आप जब जाएंगे तो आप देख लीजिएगा ये सब क्या है। चलिए, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये मतलब डायरेक्ट एकदम नहीं, जैसे सर ने पूछा था पक्ष में या विपक्ष में, तो उसमें क्या होता? आप तभी बोल सकते हैं पक्ष में या विपक्ष में जब आपके पास बड़े तथ्य हो। तथ्य आपने कुछ दिया नहीं, जब डिस्कशन होने लगा तो हमें बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा कि नहीं साहब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। चलो, इसने गवर्नमेंट पॉलिसी को चैलेंज किया इस लड़के ने, देखते हैं अब क्या तथ्य दे रहा है। तथ्य तो कुछ निकल के नहीं आया। उसी में अगर 4-5 पॉइंट्स आप कह देते कि क्या क्या है क्या क्या है क्या क्या है, तो बस आपने बहुत बहुत जनरल सा कहा जिसको कुछ समझ में नहीं आया। उस टाइम के राजनेता, इस टाइम के राजनेता, ये सब बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है ना, ये सब्जेक्टिव है ना। उस टाइम के राजनेता, इस टाइम के, किसने आपको कहा कि उस टाइम के राजनेता अच्छे थे, इस टाइम के राजनेता अच्छे नहीं, आपका आपकी सोच है। बट ये एक प्रोस्पेक्टिव ब्यूरोक्रेट को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप कुछ भी कहिए, सर बेस्ट रहता है संतुलित बयान देना कि कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का, अन्य लोगों का ये मानना है, जिससे आप निकल गए। तो फिर कोई पूछा बट आप क्या सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तर्क संभवतः सही है हर चीज़ में, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है ना। यस सर। आपने जो भी डोमेन नॉलेज पब्लिक में, उसी से आपको ज्ञान मिला है। डोंट स्पीक लाइक एन एक्सपर्ट, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।